आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम चौथी सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है और वो है हुकूकुल इबाद। अच्छा इंसान वही है जो ना सिर्फ अपने रब की इबादत करे बल्कि साथ साथ अल्लाह के बंदों के साथ भी हुस्ने सलूक से पेश आए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने हकूक़ यानी हकूक़ अल्लाह तो माफ़ कर दूंगा लेकिन हुकूकुल इबाद की कोई माफ़ी नहीं। जो लोग हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करते उनके लिए क्या हुक्म है, आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की मेहमान, क्योंकि अब ज़ाहिर थोड़े ही दिनों बाद जो है वो ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, बल्कि अभी भी ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बड़ा रश लगता है। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, उन्हीं में से एक प्रोफेशन इनका भी है। हमारे साथ मौजूद हैं अतिया हसन, फैशन डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अतिया आप? बहुत बेहतर। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में आए। मुबारक। बिल्कुल जी। अतिया, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि जिनकी बड़ी मांग होती है, ख़ास तौर पे ये रमज़ान मुबारक के महीने में ईद आने वाली होती है, तो वहीं फ़ैशन डिज़ाइनर्स भी होते हैं। कैसा चल रहा है आजकल काम, ये बताइए। बहुत ही बेहतर है। पहले से तो अभी हमारा जो बिज़नेस है फ़ैशन डिज़ाइनिंग का या टेक्सटाइल का, उसमें बहुत बेहतरी आई है। जिस तरह साल 2 साल पहले बहुत टफ़ टाइम दिया हमें टेक्सटाइल के हवाले से या फ़ैशन डिज़ाइनिंग या ऑनलाइन बिज़नेस पे, अब लोग इस तरफ समझ गए हैं चीज़ों को और आना भी लगे हैं और पॉजिटिव थिंकिंग देखी है लोगों की। मैंने पहले ऑनलाइन बिज़नेस में जैसे हम कर रहे थे, बहुत फ्रॉड भी हो रहे थे हमारे साथ, चीट भी करते थे। ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर लेते नहीं थे, वापस कर देते थे और ऑर्डर बहुत सारे ऐसे हुए जो वापस भी हुए। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं और अच्छे लोगों का नाम ख़राब करते हैं। इसमें तो फिर बड़ा एक लॉस हो जाता होगा कि ज़ाहिर है आप एक ड्रेस बना रहे हैं और ड्रेस ज़ाहिर है जो आप लोग बनाते हैं वो कुछ बहुत कॉस्टली भी होते हैं, तो जब बना के उनको दें तो वो फिर ना लें तो ये तो एक बड़ा लॉस हो जाता है। फिर उस सूट का होता क्या है ये बताएं। आधे पैसों में दे देते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, मैं तो दे देती हूँ। ये मैं ज़रूरतमंद को दे देती हूँ क्योंकि मेरा नाम अतिया है, तो मैं मैं उसी तरह की नेचर की भी हूँ। अगर मुझे लगता है कोई ज़रूरतमंद है और वो मुस्तहिक है कि उसकी नीड है, तो मैं उस कपड़े को रोकती नहीं हूँ। तो वो आप दे देती हैं उसको? बिल्कुल दे देती हूँ, हाफ पेमेंट में भी दे देती हूँ। चलें, ये अच्छी बात है। अब सब वेट करें कि कौन सा अतिया का ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो और फिर आधी कीमत में जाके जो है हम उसे परचेज़ करें। अच्छा अतिया, जैसे कि आपने ऑनलाइन का, पहले के दौर में तो ज़ाहिर ऑनलाइन ही होता था, लोग अपने बुटीक्स खोलते थे और उसके बाद जो है काम करते थे। आप क्या समझती हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा सही रहता है या अपना बुटीक खोलो तो बहुत सही है? अच्छा रहता है। ऑनलाइन से ये होता है ना हमें रेंट देना पड़ता है किसी भी शॉप का, ना हमें एक इलेक्ट्रिक का बिल देना पड़ता है, ना हमें लेबर के चार्जेस देने पड़ते हैं। हमारी एक आप आएँ हमारे ऑनलाइन बिज़नेस पे और जाके आप हमें क्लिक कर दें, ऑर्डर दे दें। इससे ये होता है सामने वाले का भी टाइम बच जाता है। मार्केट में जाएँ आप, ट्रैफिक के हादसा आते हैं, टाइम कितना है वेस्ट होता है। आप घर से निकलती हैं लेडीज़, जाती हैं तो फिर रात ही करके आती हैं 11 बजे। अच्छा, इसमें लेकिन फिर ये जो कहते हैं नाप लेना और सारी चीज़ें होती हैं कि नाप के साथ सूट, तो वो कैसे फिर ऑनलाइन वो मेजरमेंट जिसे हम कहते हैं? जी देखें, फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं उनके मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट होते हैं, इसीलिए वो फैशन डिज़ाइनर होते हैं। और जो टेलर होते हैं वो कभी ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं आस्तीन, तो वो प्रोफेशनली नहीं होते। बाकायदा हम तो ग्राफिक्स पे काम सीख के आए, पढ़ के आए इसको और समझते हैं चीज़ों को, लोगों के मिजाज को समझते हैं, कलरों को समझते हैं। और जो ऐसे ही बस टेलर बन जाते हैं और उनके पास जाते हैं, वो फिर आगे करते हैं पीछे करते हैं, तो फिर बदनाम कर देते हैं हमें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो भी टेलरों से ही सिलवाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, हमने सुना है कि जितने डिज़ाइनर हैं वो उन्होंने कुछ टेलर्स ही, तो हमारे सीधा कौन है? उस्ताद होते हैं। अच्छा, उस्ताद होते हैं और बाकायदा हम उनको एक टेलर और उस्ताद में क्या फ़र्क है? टेलर वो होता है जो बस सीखा, 4 दिन सीखा और बैठ गया, मगर जो मास्टर होता है वो बाकायदा सीखा हुआ पढ़ा हुआ होता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं पहले के दौर और अब के दौर में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे फैशन डिज़ाइनिंग में? मुझे तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। मुझे तो नहीं लगता, वही चलता है जो पहले भी पहना जाता था, क्योंकि हम हमारे मुस्लिम कंट्री हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम अपने कल्चर के ही हिसाब से वही हमारा रूटीन में हम पहनते हैं।
अब चाहे वो आप कहेंगे चेंजिंग लाएंगे, तो क्या चेंजिंग लाएंगे आप बताएं, क्या तो ये कुछ क्या आप लोगों changing? को कहते हैं कि भाई डिजाइनर हैं, आप बताएं कि ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज तो होना चाहिए। डिजाइनर हर तरह के होते हैं, हम तो अपने इस्लामिक तरीके से ड्रेस अच्छा, आप बनाएंगे जो ना। है वो वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं, की तरफ रहते हैं। वेस्टर्न क्यों बनाएंगे ईस्टर्न, सॉरी। ईस्टर्न बनाएंगे हम, वेस्टर्न क्यों पहनेंगे? और ना ही ईस्टर्न मैं ड्रेसेस ज्यादा सेल भी ईस्टर्न ही होते हैं। नहीं होते। आप करते हैं, फैशन डिज़ाइनर वेस्टर्न की तरफ ले जाते हैं, तो हम मजबूरतन लेते हैं जाके। अगर हमें मशरकी बनना है तो फिर हम चले जाएं, बाहर चले जाएं। मगर मैं कमीज शलवार, दुपट्टे और जिस तरह हमारे भरे हुए कपड़े होते हैं, हम उसी तरह के कपड़े बनाते, ताकि हमारे माशरा एक अच्छे वे में जाए, ना कि मेरी वजह से बच्चियाँ या लड़कियाँ ख़राब हों। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की जो सोच है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन भाई, आते हैं हुकूकुल इबाद की जानिब। और ज़ाहिर है हुकूकुल इबाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोगों के हकूक़ आते हैं। आप हुकूकुल इबाद से मुराद क्या है, थोड़ा सा ज़रा पहले हमारे नाजरीन को बताएं, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल एहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कि महबूब, अल्लाह के प्यारे महबूब और रहमतुल आलमीन है। शहरी भाई, आपने जो बात फरमाई कि हक़ूक़ इबाद से क्या मुराद है, हम इसको दो कैटेगरी देखते हैं। एक कहते हैं हक़ूक़ुल्लाह, जैसे आपने शुरू में बयान फरमाया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम मराहिल अल्लाह की मिन जानिब होते हैं, यानी कि अल्लाह के हकूक़। एक होते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद से मुराद कि जो बंदों के हकूक़ होते हैं, यानी कि जिसमें माँ बाप आते हैं, औलाद आती है, मियाँ बीवी के हकूक़ हैं, बहन भाइयों के हकूक़ हैं, पड़ोसियों के हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, इवन इंसानों के भी हकूक़ हैं और पूरी कायनात। तो अब जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है और अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह फरमाता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने अक़रबा के साथ अदल करो और एहसान करो। अब यहाँ पर अदल से क्या मुराद है? अदल से मुराद ये कि उनके साथ बेइंसाफ़ी ना करो किसी भी मामले में। मिसाल तौर पे अगर आपके घर में ही देख लें कि अगर आपके दो भाई हैं, तो आप अगर बड़े भाई हैं, तो अब अगर आप दो भाइयों के दरमियान कोई मामला पेश करते हैं तो उनमें इंसाफ का सहारा लीजिए, ना कि ये अपनी चाहत का मैं एक को ज़्यादा पसंद करता हूँ तो उसकी तरफ ज़्यादा फेवरेटिज्म हो जाए और दूसरे को पसंद नहीं करता तो उसकी तरफ आप नाइंसाफ़ी करते हैं। अच्छा, ये तो आपने बयान कर दिया कि हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद, ज़ाहिर जी, है जी, इसमें फिर हुकूकुल इबाद में और भी बहुत सारी जी, चीज़ें जी, आती हैं, जिसमें जानवरों के भी हकूक होते हैं, बिल्कुल सारी ऐसे ही, चीज़ें बिल्कुल होती ऐसे हैं। ही। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हकूक अल्लाह माफ़ कर दूंगा। अच्छा, इससे बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है कि भाई ठीक है, हम नमाज छोड़ ना देते पढ़ें, हैं, हाँ। रोज़ा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते। अच्छा, बेशक ये बात है कि मेरा रब तो बहुत ज़्यादा गफूर रहीम है बिल्कुल। और 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। तो एक जहन में ये आकर अगर कोई नमाज रोज़ा छोड़ने लगे तो उसके लिए क्या हुक्म? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। शरीफ में बात इतनी है समझने की, ये जो आपने बयान फरमाया ये एक तमसीलन मिसाल दी गई है कि अल्लाह ताला बंदों अपने हकूक़ माफ़ कर सकता है, ये भी अल्लाह के ऊपर है। अब आप और मैं इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते। वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन, मैं चाहूँ तो खैर का एक खैर तुमने क्या जो सिक्के बराबर, उसके जज़ा दूँगा। वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रिया, तुमने ज़रा बराबर शर किया, मैं पकड़ सकता हूँ। तो ये तो अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ चाहे माफ़ करे या ना करे। लेकिन अगर कोई यही समझ के मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं रोज़ा नहीं रखूँ, मैं हज ना करूँ, बस लोगों के हकूक़ अदा करता हूँ या लोगों के साथ, याद रखिएगा ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन अल्लाह सवाल करेगा। क्यों? याद रखिए, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि तुमने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल रोज़े का होगा कि तुमने फ़राइज़ रोज़े रखे कि नहीं रखे। लोग इन बातों को क्या कहते हैं, फॉर ग्रांट लेते हैं कि नहीं, अल्लाह ने फरमाया ना अपने हुकूम माफ़ कर दूंगा। तो ये बात क़तअन जायज़ नहीं है, और बल्कि ये सोचना भी बेहतर नहीं है कि अल्लाह माफ़ कर देगा तो हम भी हक़ अदा ना करें। ये फ़राइज़ हैं, इन्हें पहले आपने करना है। हाँ, ये रब की रहमत है कि रब माफ़ करे या ना करे। अच्छा, पहले हम ज़ाहिर है अगर हुकूकुल बात पे आते हैं तो पहले हम करते हैं वालदैन की बात। ज़ाहिर है वालदैन के सामने उफ़ तक करने का हुक्म नहीं है। वालदैन के हकूक़ क्या है? मतलब जो एक औलाद है, वैसे वो अपने माँ बाप के हकूक़ कभी पूरे नहीं कर सकता, लेकिन हकूक़ क्या है? बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे पहले कुरान ने बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाया कि उनके साथ सिला रहमी करो जिस तरह बचपन में उन्होंने तुम्हारे साथ सिला रहमी किया। यानी उनके सामने एक, चाहे एक हो या उनमें से दोनों में से एक भी तुम्हें मिल जाए
तो उनके साथ ऐसे सिला रहमी करना जैसे बचपन में तुम्हारे साथ उन्होंने सुना। इससे क्या मुराद है? मुफस्सिर फरमाते हैं, देखिए बचपन में जब भूख लगती है, ना ज़ुबान होती है, ना बोलना आता है, लेकिन माँ उस बच्चे की बात समझ लेती है कि इसे भूख लगी है, प्यास लगी है। यानी अगर देखा जाए कि जब वो माँ बच्चे को समझ सकती है कि मेरा बच्चा इस वक्त प्यासा है, भूखा है, इसी तरह जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो औलाद को समझना चाहिए कि आज मेरे माँ बाप की ज़रूरियात क्या है, उनके हक़ क्या हैं। यानी उसे उनके सामने दिलाजारी, बदजुबानी, बदकलामी नहीं करनी चाहिए। आज और ये बड़ी एक अहम इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं और अब तो कुछ ज़्यादा ही देखने में आने लगा है कि वालिदैन के साथ ना सिर्फ जो है बदतमीज़ी की जाती है, उसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे माशरे का कभी हिस्सा ना थी और ना रहनी चाहिए कभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आती जा रही हैं। उन तमाम चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आज बन कबाब बना रही हैं आप? ये ग्रीन ग्रीन क्या है, क्या बना क्या रही ये हैं बन आज? रहा है जी ग्रीन चिकन मसाला और ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। ग्रीन अभी आप खा के चिकन देख- मसाला। जी, ग्रीन चिकन मसाला। अच्छा, क्योंकि जो इसमें इन्होंने ग्रीन ग्रीन अगर कैमरे में आएगा जी, जी। जो एक चटनी डाली हुई है, चटनी है ये? नहीं नहीं, ये है दही, पुदीना, हरा धनिया और ग्रीन चिली का मिक्सचर है। अच्छा, वो जो कि मैंने समोसों इसमें के ऐड साथ किया। चटनी मिलती है नहीं वो नहीं नहीं नहीं, है? ये वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं भी है? वो या बन आप कबाब खा के ऊपर, देखिएगा, ये बन बिल्कुल कबाब भी के ऊपर ऐसे ही चमचे से वो ऐसे लगाते हैं ना नहीं इस नहीं नहीं, वजह आप से? खा के देखिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसकी हमें रेसिपी बताएं कैसे बनती जी, है? मैंने पहले तेल डाला, ठीक है, फिर चिकन को जो है वो अदरक लहसुन के साथ सौते किया। उसके बाद मैं कसूरी मेथी डालूंगी, नमक डालूंगी, ये वाली रेड गोल मिर्चें जो होती हैं ये डालूंगी और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। जब हमारी चिकन जूसी टेंडर हो जाएगी तो फिर हम अपने गेस्ट को सर्व करें। ठीक है जी। और और मैं कुकिंग कर रही हूँ डालडा में, ठीक डालडा है। कुकिंग ऑयल में, और रमज़ान की बरकतें और डालडा की बचत साथ साथ। डालडा का रमज़ान और 250 रुपये की बचत के साथ जहाँ मामता वहाँ डालडा। वाह जी, 250 रुपए की बचत हो रही है। जी और हाँ। ये ड्रिंक में क्या बना रही हैं आज आप? ड्रिंक में बना रही हूँ रोज़ लस्सी जो होती है। रोज लस्सी। रोज़ लस्सी, लस्सी तो लोग नॉर्मली ये रोज़ पीते पीने हैं ना। वाली लस्सी है? नहीं नहीं, ये रोज़ फ्लावर। अच्छा, जो रोज़ होता है ना, फ्लावर, मैं उसका समझा रोज़ essence पीने उसकी- वाली है। हाँ, रोज़ भी पी सकते हैं आप ठीक रमज़ानों है। में। जी, ये कैसे बनती है जी? ये बनती है जी मैं पहले मिल्क के साथ दही को ब्लेंड करूंगी और रोज़ सिरप जो है वो उसके अंदर ऐड करूंगी। शुगर ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, आइस ऐड करना चाहें आइस कर दीजिएगा, ठंडी कम रह जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी ठंडा कम रह गया था कल थोड़ा। ठंडा कम था, कल ओके, आज ठंडा कम- हो जाएगा। हाँ, लेकिन आज कुछ सर्दी सी हो गई है तो इस वजह से, जी, लेकिन जी। रख दीजिएगा भाई, आप ठंडा रख दीजिएगा, बिल्कुल। हम ठंडी ही पीते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारी इस वक्त निशिस्त पे जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और यकीन माने कि जिस तरह के उन्होंने किरदार हमारे सामने पेश किए, हम लोगों के चेहरों पर बहुत सी दफ़ा उनकी वजह से मुस्कुराहट आई। बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मेरी खुशनसीबी है कि आज वो हमारी इस नशिस्त पे आए। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल काजी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में आए। भाई आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। आपको देख के ना बाज़-औक़ात डर जाता है आदमी कि छापा पड़ गया। नहीं नहीं फैसल भाई, आपने वैसे इतना किया है प्रोग्राम। क्योंकि आपसे फैसल भाई एक हमारी वैसे भी एक मोहब्बत है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह के किरदार आपने निभाए हैं वैसे ही लोग बड़ा परेशान और मुश्किलात का सामना करते आए, लेकिन अगर आज भी हम वो किरदार देखते हैं ना तो हमारे चेहरों पे खुशी आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए पूरी पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वो किरदार निभाए। फैसल भाई, क्योंकि माशाल्लाह एक अरसे हमने आपका काम देखा, लेकिन आजकल आप कम हमें टेलीविज़न पे नज़र आ रहे हैं, क्या कोई नाराज़गी है, क्या वजह है? अभी आप हुकूकुल इबाद के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हुकूकुल इबाद का मामला है। बिल्कुल, वैसे हुकूकुल बात का है, लेकिन नहीं, एक अरसे हमने आपका वो काम देखा जो मोइन भाई के साथ देखा और डिफरेंट देखा, लेकिन आजकल आप ज़रा कम हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए शहर में बात यह है कि जब बुलाया जाता है तभी आदमी जाता है काम करने के लिए, और जब कहा जाता है, आपने भी आपने जिक्र किया कोई काम का, तो मैंने आपसे, क्योंकि आप मेरे गहरे पुराने दोस्तों में से हैं, आप मेरे हमदर्दों में से हैं, तो मैंने आपसे कहा कि यार बताना, कोई काम हो तो मुझे बताना। आपसे कह दिया, लेकिन मैं हर एक से नहीं कह सकता। तो हम ये देखते हैं कि प्लस ये कि अब मेरे ख़्याल से, शायद मैं किसी पे तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरे ख़्याल से शायद काम ऐसा नहीं हो रहा कि जो मेरे लायक हो या जिसको मुझे जिस लायक समझा जाए।
नहीं, मेरे ख्याल से वो काम नहीं हो रहा है कि जिसके लायक आप हो। मैं मतलब वो काम नहीं लिख पा रहा राइटर, वो काम नहीं कर पा रहा डायरेक्टर जो आप किरदार निभा पाए, माज़रत ये मेरा साहब, मानना है। बहरहाल जो भी है अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बहुत इज्जत से गुजर रही है, और जो काम मिलता है इज्जत से मिलता है, उसको मेहनत से करते हैं। अच्छा फैसल भाई, क्योंकि हम आपको काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और मैंने भी आपसे यही सवाल किया कि फैसल भाई जब से मैं आपको देख रहा हूँ एज़ इट इज़ वैसे ही यंग है, तो पहले तो कोई टोटका हमें बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है हम पे बुढ़ापा बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो कोई टोटका आप हमें ऐसा बता दें कि हम भी लंबे टाइम तक खींच जाएं। देखिए, तो अब ये सब बात मैं नहीं चाहता, ही तो अल्लाह ताला का फजल है, और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बैठी हैं दुआ करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि बस एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये मैं टोटका नहीं बता रहा, हाँ, ये मैं इंसानी एक फितरी अमल बता रहा हूँ। जब आप किसी के लिए रुकावट नहीं डालते, जब आप किसी के लिए दिल में कोई कीना बुग़्ज़ नहीं रखते, तो वो चेहरे पे भी नहीं आता, बिल्कुल। और आपका काम भी रुकता नहीं है, चाहे ना हो लेकिन फिर भी काम चलता रहता है। खिला खिला चेहरा रहता है वैसे फैसल भाई आपका, एक बात है, खिला खिला रहता है। नींद पूरी हो गई। हाँ, खिला खिला चेहरा फैसल भाई का रहता है। फैसल भाई कल हनीफ भाई भी हमारी नशिस्त में आए थे, हनीफ राजा भाई, जी। तो आपसे भी यही मैं सवाल करूंगा कि शुरुआत कैसे हुई इस फील्ड में आने की। ज़ाहिर है शौक़ होता है कहीं ना कहीं जी। छुपा हुआ अदाकार होता है, तभी निकल के बाहर जी, आता है, जी। लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई, एक स्ट्रगलिंग टाइम गुजारा आपने? ये इन्हीं सड़कों पे, ये जो आपके यहाँ पे गुरु मंदिर की सड़कें, और यहाँ पे हमारा एक मिनी कॉलेज हुआ करता था, नूर सेंटर नाम था उसका, यहाँ मैं पढ़ने आता था। ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था बीकॉम, तो यहाँ पढ़ने आता था। यहीं पे हमने बहुत छोटे छोटे जो तकरीबात होती थी उसमें शुरुआत में परफॉर्म करना शुरू किया। रेडियो पाकिस्तान आगे था उस वक्त, तो मैं जब 93-94 में जब आ रहा था, तो यहाँ पे ज़रा वो रश नहीं लगता था आर्टिस्टों का, जो सुना है कि 90s से पहले 80s में वहाँ बड़े बड़े नामों का जो रश होता था, वहाँ आर्टिस्ट बैठते थे, रेडियो पाकिस्तान था उस वक्त, सुना जाता था। तो मैं उस वक्त बहुत आखिर में आया था, लेकिन फिर भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिले, और फिर वो लेके चले साथ में। तो कहीं ना कहीं एक पुश चाहिए होता है। जब आपको याद होगा कि मुझे बड़े अरसे के बाद 2015 में इसी इदारे ने बुलाया था यहाँ पे, इसी जगह पे हमने वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन की, बिल्कुल मुझे याद है, जावेद मियादाद साहब के साथ। और तो वो देखे ना, कोई पीछे से पुश आपको करता है, अल्लाह ताला का फजल, उसका हुक्म, वो सबसे पहले। लेकिन बाद में जो ज़मीनी हक़ाइक़ अगर देखें तो आपको एक पुश चाहिए होता है। डेफिनेटली। उसमें अगर सही पुश मिल जाए, वो इतना ज़ोर का भी ना मिले ना आदमी मुंह के बल गिर जाए, पुश ऐसा हो जिसमें आदमी काम कर सके, किसी भी शोबे का बात ही। ये चीज़ तो वाकई में होती है। और अगर हम बात करते हैं कि मोइन भाई के साथ आपका एक बड़ा लंबा अरसा गुजरा, जी, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि मोइन भाई की जो चीज़ें आती थीं, जो प्लेस आते थे, अब ज़ाहिर है उस तरह के नहीं आ पा रहे। क्या कोई लिख नहीं रहा है, या कोई उनकी जगह अब तक, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था, लेकिन ज़ाहिर है कोई ना कोई किसी न किसी की जगह आता है, उस तरह पुर नहीं करता लेकिन थोड़ी बहुत पुर करता है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह का काम क्यों नहीं आ रहा? देखिए उसकी वजह ये है कि देखें, आपने कहा लिखने वाले नहीं है या नहीं आ रहे, ऐसा नहीं, लिखने वाले हैं, उन्होंने लिखना छोड़ दिया है। अनवर भाई ने लिखना छोड़ दिया है स्क्रीन के लिए, वैसे तो लिखते हैं, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं। हमारे दोस्त अली मोइन है, बहुत अच्छा लिखता है, लिखना छोड़ दिया है। उसकी वजह यही है, मैंने अर्ज़ किया ना शुरू में, कि शायद ऐसा काम लोग नहीं समझ रहे कि हम उनके लायक हैं, या मतलब ये समझा नहीं जा रहा होगा कि अगर, मुझे ही लगता है कि अनवर भाई अगर नहीं मान रहे या नहीं लिख रहे, या अगर उनको कोई कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, उनसे लिखवाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप सीनियर्स को ही लें और उनसे ही काम करवाएं, लेकिन काम उससे करवाएं जो काम जानता है, वो काम जानता है जो याद रहे। देखिए काम तो सब कर रहे हैं, मैं कोई बुरा नहीं कर रहा, लेकिन वो काम हम नहीं देखते जो हमें याद रहे। जिनका आपने नाम लिया, मोइन अख्तर साहब, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, वो एक बेहतरीन इंसान भी थे। बेशक। हमारे यहाँ ना अभी क्या देखने को मिल रहा है कि यार, बात वही है, मैं आपके टॉपिक को छेड़ता चलूँ थोड़ा सा, मैं बोल नहीं सकता नहीं, वो तो उलमा का टॉपिक है, और ऑफ कोर्स इंसानियत का भी है, हुकूकुल इबाद,
जब तक हम लोग हुकूकुल इबाद को गौर से नहीं देखेंगे ना, पढ़ तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसको देखने की हिम्मत ही नहीं कर रहा कोई। समझ रहे हैं आप, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। मोइन अख्तर साहब का जो हक था वो उनको मिला, और आज भी उनका ये हक है कि उनके सामने या उनके बाद कोई ना आए। ये मकसद कहना नहीं है, या ये कहना भी नहीं चाहिए कि अब उस जैसा नहीं आ सकता। अल्लाह ताला लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल, बेशक। अल्लाह ही ने मोइन अख्तर साहब को बनाया था और पैदा किया। बेशक ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, पाकिस्तान में तो हो ही नहीं, लेकिन काम तो कर सकते हैं। और इंसान मोइन भाई जो थे बहुत अच्छे थे, आर्टिस्ट तो नो डाउट, ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत, सब जगह इस बात को माना जाता है। लेकिन क्योंकि आपका बहुत करीबी साथ रहा, लेकिन जितना थोड़ा बहुत हमारा भी रहा, जो हमने देखा या हमने अपने बड़ों से के साथ जाके उनसे जब मुलाकात हुआ करती थी, तो इंसान बहुत अच्छे थे। बेहतरीन, ये बहुत नहीं था शफीक कि इतना बड़ा स्टार है तो यार मैं किसी से जो है बस ठीक है सरसरी सा, जब भी जो भी मिलता था उसको लगता था कि यार ये तो बहुत पुराने जानने वाले हैं। ऑफ कोर्स, ये देखिए यही चीज़ होती है कि जब आपको इंसानियत का, जब इंसान अंदर से इंसान होता है ना, तो फिर वो हर इंसान की कदर करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। अंदर से इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अब अंदर से इंसानियत मतलब ना हो तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। मोइन भाई की जो खासियत थी वो यही थी कि वो, मतलब मैं जब पहली बार मिला था उनसे तो मुझे नहीं लगा, बाखुदा यकीन कीजिए, मैं तो आप भी मिले ही होंगे, लेकिन जब मैं मिला था तो मुझे नहीं लगा कि मैं एक बहुत बड़े इंसान से मिल रहा हूँ। बर सग़ीर पाक व हिंद का एक बहुत बड़ा नाम, क्योंकि वाकई वो किसी को पुकारते थे ना, जब मतलब किसी शो में या स्टेज पे या किसी भी जगह पे अनाउंस करना, तो वो ऐसा करते थे कि लोग सोच में पड़ जाते थे किसको बुला रहे, पता ही नहीं चलता था। और जब आदमी आता था तो आदमी को अपनी शर्म आ रही होती कि यार मेरे लिए इतना कह दिया। तो उस इंसान की बड़ाई थी, वो बड़े इंसान थे। आपको तो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह लेके चले, आपका ड्रामा था सचमुच वाले बम, तो उसमें तो बिल्कुल था तो मालिक और नौकर का रोल, लेकिन वो एक बड़ा ही कोई जिसे कहते हैं ना, ऐसा छोटे भाई और बड़े भाई वाला लगता था। जी, वो एक्चुअली मेरा तो क्योंकि सेकंड डेब्यू था, पहला डेब्यू अतहर शाह खान साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका था। अच्छा, मुझे किस्मत से ना बहुत बड़े लोग आपको मिले, लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। मुझे बड़े लोग मिले, और उसी में अनवर भाई का भी नाम आता है। उन्होंने भी बहुत पाकिस्तान टेलीविज़न के शुरू के जो मेरे शुरू के जो चीज़ें थी, उसमें अनवर भाई का, अतहर शाह खान का लिखा हुआ मैंने बहुत किया। और फिर उसके बाद ऑडिशंस होते थे। मुझे कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि यार मैं भेज रहा हूँ तो ऐसे काम करवाना, मैंने हमेशा ऑडिशन दिया है। अरे भाई, ऑडिशन देने से क्या होता है, आपकी बेइज्जती नहीं होती। अब तो ऑडिशन देना बेइज्जती समझता है कोई, ऑडिशन हमारा ऑडिशन किस मैं चीज़ का बता रहा हूँ उसके फ़ायदा क्या है। ऑडिशन देने से आपकी बेइज्जती नहीं होती। ऑडिशन देने में देखिए, ऑडिशन क्या है, एक दफ़ा करके दिखाओ, मतलब आदमी खुद भी चेक कर लेता है अपने आप को, यार आया मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, यार कैसा कर रहा हूँ, इसको कैसा होना चाहिए। तो ऑडिशन जो है ना, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा बहाल करता है। ऑडिशन बुरी चीज़ नहीं है, उसको देना चाहिए। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ क्योंकि अब काफ़ी चेंज हो गया है टाइम, वो कि अब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम पहले के दौर की बात करते थे तो प्रोडक्शन लिमिटेड थी, अब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से शायद प्रोफेशनलिज्म की कमी आ रही है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि पहले बहुत रिहर्सल्स हुआ करती थी, अब जो है जितना मैंने देखा है कि वो सेट पे गए और बस ठीक है स्क्रिप्ट लिया एंड दैट्स इट, स्टार्ट करो। ये वाली चीज़ें कितना जो है अब मिस करते हैं जो पुराने आर्टिस्ट हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त हमारी इस नशिस्त पर मौजूद हैं। आती आपकी जानिब आते हैं। हम अक्सर ये चीज़ें देखते हैं कि एंड टाइम तक जो है वो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कपड़ों के लिए, कि भाई कपड़े ले लिए हैं, दे नहीं रहे। आप क्या समझती हैं कि ये जो प्रॉब्लम आती है, ये क्या रीज़न क्या होता है? ये रीज़न ये होता है कि भाई जो डिज़ाइनर है या जो व्हाटएवर उस्ताद है या दर्जी है, वो बस कहता है पहले लेते रहो लेते रहो लेते रहो, या फिर लोग ये करते हैं गलती कि बिल्कुल आखिरी वक्तों में जाके सूट दे देते हैं और फिर चांद रात के वक्त खड़े हुए होते हैं। इस मसले को अगर हल करना है तो तरीक़ेकार बताएं। देखिए, या आप उनसे टाइम पीरियड ले लें कि मुझे 1 वीक में चाहिए। अब आप चांद रात को देख के ईद पे आप कहेंगे सुबह मुझे ड्रेस मिल जाए, तो ऐसे तो वो भी फंस जाते हैं और हम भी फंस जाते हैं। अच्छा, एक लिमिटेड कितना टाइम लगता है अगर आपके पास कोई बल्क में सूट आए तो कितना टाइम लगता है उसको डिलीवरी देने में? दे तो हम 3 दिन में भी सकते हैं, 3 डेज में भी दे सकते हैं। फिर वो पहन नहीं पाएगा।
ऐसा नहीं है, नहीं मैं 3 दिन में 3 दिन में भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ये जो रीज़न आ रहा होता है अमूमन, जल्दी अगर जैसे हाँ, उन्होंने ये जो time प्रॉब्लम दिया है ये तो आपको पता ही नहीं, प्रॉब्लम first तो day आती में है, आप कहेंगे अर्जेंट बना दें तो फिर अर्जेंट तो फिर गलती हो सकती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आती है ये आपको पता हो, ये सब जगह कॉमन चीज़ है ये। तो इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? इसके जिम्मेदार जो है कस्टमर हैं या फिर जो बंदा सी रहा है वो नहीं, जिम्मेदार है? ना कस्टमर इसके जिम्मेदार हैं और ना ही सीने वाले, बस ये वक्त की ज़रा मैनेजमेंट है। हाँ, ये वैसे लोगों को इतना लेट रह के ख्याल क्यों आता है? बस सो के ख्याल क्यों आ रहा वो होता है? खुद को कुछ चीज़ समझते हैं और समझते हैं कि बस जादू की छड़ी है और हम ऑर्डर करेंगे और बस वो बैठे ही हमारे लिए हैं और जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो ख्याली पुलाव में रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो हकूक़ुल इबाद पे हम बात कर रहे हैं। आपके समझ रही हैं आजकल का जो दौर है, हम आज के दौर की बात करते हैं, इसमें लोग एक दूसरे के हकूक़ पूरे कर रहे हैं। मैं अपने हकूक़ पूरे नहीं कर पा रही आज तक। पहले आप अपने हकूक़ तो अदा करें, अपने हकूक़ के बारे में कभी सोचें कि मुझ पे मेरा क्या हक़ है। तो बताएं क्या हक़ है? बिल्कुल, मेरा पहला हक़ मुझ पे, फिर मैं बाद में, जब तक मैं अपने साथ सिंसियर Honest नहीं हूँ, होंगी। ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ती, मैं कुरान नहीं पढ़ती, मैं रोज़े नहीं रखती, मैं अपना हक़ अदा नहीं करती, मैं वक्त पे उठती नहीं हूँ, बैठती नहीं हूँ, जब तक मैं खुद के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं दूसरे के लिए कैसे हो सकती हूँ? पहला हक़ मेरा मुझ पे है, उसके बाद मैं किसी के हकूक़ अदा करूँगी। अच्छा, हमारे यहाँ जैसा कि आपने खुद कहा कि हम पहले इसको ये भी कह सकते हैं कि हम अपने गिरबान में नहीं जाते, हाँ, दूसरों पे हम दूसरे पे तनकीद मैं कैसे बहुत कह सकती हूँ ज़्यादा- कि वो हकूक़ बात पूरे नहीं कर रहे, इन्होंने गलत बयानी कर दी, उन्होंने ये बात कह दी, मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं पहले अपने आप को चेक करूँगी कि मैं कहाँ से गलती तो नहीं कर रही। मैं पहले अपना हक़ अदा करूँगी, बोलने से पहले सोचूँ, नियत तोलूँ कि मेरी नियत क्या है, मैं किस नियत से बात कर रही हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। पहला हक़ मेरा मुझ पे है, फिर बाकी मेरे। अच्छा, वैसे रीज़न क्या है? हम जो एक जर्नल उसमें देखते हैं, लोग किसी को कुछ बोलने से पहले इस बारे में नहीं सोचते। पहले अपने बारे में सोचें, ये मैं अल्फाज कह रही हूँ तो क्या मुझे अच्छा लग रहा है? यही अल्फाज अगर मैं खुद के लिए बोलूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरे के लिए कैसे अदा कर सकती हूँ? तो ये सही कैसे करें लोगों को? चलें, ये तो पहले आपकी सोच है शीशे ना, के आईने ये में तो जाके आपकी खड़े होके, सोच है। जब किसी के बारे में आप कोई भी बात कर रहे हो, कोई भी बात करने जा रहे हैं तो पहले शीशे के सामने खड़े होके खुद के लिए वो अल्फाज अदा करें, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जाके बाहर भी अदा करें। ये वैसे इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। अब जितने भी लोग हैं, जब वो किसी के बारे में कोई ऐसी बात बोल रहे हों या सोच रहे हों तो शीशे के आगे खड़ो के बोलें। क्योंकि मैं कोई क्राइम शो भी करता हूँ ना, तो जब हम थाने में जाते हैं तो एक शीशा लगा होता है जिस पे लिखा होता है क्या मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ, ये उन्होंने लिख के लगाया हुआ होता है। तो ये एक अच्छा वैसे अतिया ने आइडिया दिया है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो सोचें, और बिल्कुल इंसान को पहले कोई भी चीज़ करने से पहले अपने ये सोचना लिए चाहिए सोचें और कि आया बोल के अगर देखें कि मैं कैसा लगता है मुझे। हाँ। अगर अच्छा लगता है तो फिर जाके अदा करें। और मैं पहले खुद पे ट्राई करती हूँ हर चीज़, क्या मुझे ये बात अच्छी लग रही है, क्या मुझे तारीफ़ अच्छी लग रही है या बुराई अच्छी लग रही है। तो मुझे तारीफ़ अच्छी लगती है तो मैं सामने वाले की जाके तारीफ़ ही करती हूँ, बुराई नहीं करती। और इसमें इंसान का तो है ही हकूकुल इबाद, तो सबसे पहले इबादत है, मगर मैं पहले अपने आप को ठीक करती हूँ। अच्छा, आप मुझे उस वक्त एक बात बता रही थी जब हमारी ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी कि आप जानवरों का भी बड़ा एक ख्याल रखती हैं। तो ये आपको मतलब बचपन से शौक़ था या कुछ ऐसा हुआ कि आपको शौक़ हुआ? नहीं, मेरे पास आ जाते थे तो फिर मुझे तो कुछ भी नहीं आइडिया था, मैं तो समझती नहीं थी क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट मेरे घर का माहौल है। तो जब मैं छत पे कभी हम ऐसे टेरेस में अपने घर के ऊपर जाती थी तो कौवे होते ना, तो वो आके ना ऐसे वेट करते थे, मेरा भाग के आ जाते। और ठोंग तो नहीं मार देते नहीं थे? नहीं, मैं तो पास बड़ा डरता आके हूँ वेट कौवों से। करते थे कुछ खाने में देंगी, तो मैं पहले तो मैं समझी ऐसे ही आ जाते हैं। फिर मेरे जहन में आया कि ये रोटी मैं इनको डाल दूँ, तो फिर वो मैं डालना शुरू किया तो वो बढ़ते जा रहे थे, मैं बड़ी खुश हो गई। तो फिर उसमें कोयलें भी आ गई, तो चीलें भी आ गई, तो मैं चीलों को ऊपर देखने लगी, अल्लाह ये इधर मैं आती हूँ तो ये नीचे आ जाती हैं। फिर मैं गई किसी कसाई की दुकान पे, तो मैंने उनसे कोई गोश्त वोश्त पकड़ा और मैंने ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, तो फिर उनसे भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो तो एक गई, बड़ी सलाम अच्छी दुआ। ये इनकी बातचीत है। मोहल्ले में जितनी चील कौवे हैं तो सब इनको जानते हैं, लेकिन वैसे ये तो एक मैं अगर मजाक में, हमारे नेबर सुन रहे होंगे तो उन्हें पता है ये बात। हाँ, और ये बात तो मैं मजाक में से मैं कह रहा हूँ कि फैसल भाई बैठे हैं ना, तो कुछ मेरा ब्लूटूथ और उनका ब्लूटूथ ऑन है, तो कुछ मुझे भी इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा अमल है। उस पर भी हम मोहसिन भाई से पूछेंगे कि जो लोग जानवरों के हकूक़ भी अदा करते हैं उनके लिए क्या, उनके बारे में क्या कहा गया। फैसल भाई, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप एक पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल पे शो किया करते थे और आपने
महेश भट्ट साहब का भी इंटरव्यू किया, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए। फैसल भाई, अमूमन जब कभी कोई बड़ा सेलिब्रिटी सामने आता था जी तो कुछ उससे पहले घबराहट होती थी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है कि जब कोई हमसे बड़ा सेलिब्रिटी हमारे सामने आए तो ज़रा बोलते हुए घबराहट होना, तो ऐसा होता था, फील होता अरे था? भाई, जो आदमी डरता नहीं वो क्या जाने कामयाबी क्या होती है। जिसमें डर है वही बेशक, कामयाब है। बहुत प्यारी बात की है। दूसरी बात ये कि जब डर होता है ना आदमी को, तो फिर वो होमवर्क करता है। मैं आपके शो में भी आया हूँ तो मुझे डर था। अरे फैसल भाई, नहीं बाखुदा, अल्लाह का बाखुदा। वास्ता, नहीं, ये कैमरा मतलब से- मैं आपके आगे, आप नहीं, यहाँ बैठे हैं ना, सुन तो ले। मुझे तो वैसे दिल चाहता है मैं यहाँ बैठ के नहीं, इंटरव्यू नहीं, ऐसा करूं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, आप ऐसा हमारे लेजेंड हैं बाखुदा, सुन और ले मेरी। मैं तो मतलब सर, आपके मैं बात तो समझते मेरी। ऐसी बात कर दी आपने। ये कैमरा, मजाक उड़ाएंगे लोग ये मेरा। कैम नहीं, ये कैम नहीं, बिल्कुल आप इज्जत के लायक हैं बाखुदा। नहीं, वो होंगे, ये लेकिन कैमरा आपको मतलब मेरे शो में आने से क्या डर सर लगेगा? नहीं, इसलिए कि देखें, सोचना पड़ता है थोड़ा सा बोलने से पहले, ये आदमी अच्छी बात के आदमी क्या बोलेगा। देखें, अगर मतलब बिना सोचे समझे ही बोलना है तो फिर ये प्रोग्राम आपका यूट्यूब पे ना आ जाए फ़ौरन ही, ज़ाहिर बात। तो मैं इस बात से डरता हूँ कि यार मैं अगर कुछ अच्छा ना बोलूँ, कुछ बुरा भी ना बोल पाऊँ, तो थोड़ा सा इसलिए सोचना पड़ता है। बहुत से लोग इस पर फ़ख्र करते हैं, मैं सोचता नहीं, मैं तो बस बोल के बाद शुक्र है बोल हाँ, दिया। जो मुंह में आया बोल ऐसा दिया। नहीं है, ऐसा बहुत नहीं प्यारी होता। बात की है। थोड़ा सा समझना चाहिए, सोचना, बड़े बड़े सोचते हैं भाई, मैंने देखा है, बड़े बड़े सोच रहे होते हैं क्या करना क्या है। ये जो क्या करना और क्या ये है, एक पॉजिटिव चीज़ है, जी, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ जी, है। कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं जिस बड़े आदमी के सामने भी बैठा हूँ तो मुझे होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह होता था, प्लस मेरे बड़े सिखाते थे, प्लस शरीफ एक चीज़ होती है जो अल्लाह ताला आपके अंदर पैदा करता है, जो अल्लाह ताला रख देता है, तो वो होता है आपकी डिलीवरी। जो आप बात कह रहे हैं ना, डिलीवरी, डिलीवर क्या हो रहा है ये तो बाद में देखा जाएगा, कैसे हो रहा है पहले देखा जाएगा। तो जो डिलीवर हो रहा है ना, वो मतलब इतना मुनासिब होना चाहिए कि सामने कोई भी बैठा है तो वो उसको कबूल हो जाए, बिल्कुल। काबिल कबूल हो। जी अच्छा फैसल भाई, कॉमेडी ही क्यों ज़्यादा की? शुरू से शौक था, क्योंकि अलग अलग करेक्टर ज़ाहिर लोग करते हैं, कुछ सीरियस करते हैं, कुछ विलन के करेक्टर करते हैं। आप, ये तो मैं शर्तिया बात कह सकता हूँ कि कोई भी करेक्टर करेंगे बड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन कॉमेडी को चुनना, क्योंकि मुश्किल तरीन काम है कॉमेडी करना। नॉर्मल एक्टिंग कोई भी कर लेगा, नॉर्मल एक्टिंग अगर करनी है, विलन का रोल भी, क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आधे विलन बन चुके होते हैं, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। बट कॉमेडी विद एक्सप्रेशन, आपकी एक्टिंग में सबसे अच्छी चीज़ आपके एक्सप्रेशन है, चाहे आप बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। इसको क्यों आपने, मतलब कॉमेडी की तरफ ही क्यों आए? अच्छा, ये एक तो मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, वो एक होता चला गया रवानी में एक काम। तो शरारती थे बचपन में आप, हाँ, यानी वो तो फिर आए? अच्छा, दूसरी बात है कि मैंने आपको शायद नहीं याद होगा, मुझे भी याद नाम नहीं आ रहा उसका क्या नाम था। मैंने एक ड्रामा किया था बहुत शुरू में, एक चर्सी का रोल किया था, जिसको नशा ना मिलने की वजह से वो तड़प तड़प के मरता है। तो वो ये नॉर्थ कराची में कहीं उस वक्त इतना बिल्डअप नहीं था, तो वो वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी और मैदान ज़्यादा था। तो वहाँ किसी नाले के पास उसने मुझे कहा यहाँ पे तड़पना है तुम्हें। एहसान अली जैदी हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, वो उनका ड्रामा था वो, तो तुमको यहाँ तड़पना है। मैं वहाँ, तो वो मैंने रोल किया था। ऐसा नहीं है, कॉमेडी के साथ साथ हमने बहुत काम किया, लेकिन देखा कॉमेडी ज़्यादा गया। बात ये है, अभी मेरे ख्याल से 2016 की बात है या 17 में, पड़ोसी मुल्क का एक चैनल है, उसके लिए हमने 80 किस्तों का सोप किया था, और उसमें कोई कॉमेडी नहीं थी। उसमें एक गुजराती फैमिली का एक छोटा बेटा था, उसमें हमने किया था, लेकिन हाँ, गुजराती टोन और गुजराती एक्सेंट, और उसमें उन्हीं का अदब, उन्हीं की तहज़ीब, वो ज़रा सा मैंने समझा भी था। अच्छा फैसल भाई, ये बड़ा मुश्किल होता है कि हमने अक्सर आपको ऐसे कैरेक्टर में देखा है कि आप जो कैरेक्टर कर रहे होते हो उसका प्रोनाउंसिएशन आपकी बड़ी एक्यूरेट होती है। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है, अब क्या उनको देखना पड़ता है पहले, या ऑब्जर्व कैसे करते हैं और फिर उसी तरह डिलीवर करना, कि अगर मिसाल के तौर पे बंगाली का कैरेक्टर कर रहे हैं या आप मलबारी का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वही एक चीज़ मतलब लग रहा होता है कि यार ये तो है, ओरिजिनल है। देखें शरीफ भाई, ये मैंने कहा ना, अल्लाह ताला की तरफ से एक देन होती है, इसको हम ब्रीफ नहीं कर सकते। प्लस ये कि अगर लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है, कोई भी ज़बान, कोई भी एक्सेंट आप कर रहे हो ना, तो उसके बोलने वाला, एक्सेंट बोलने वाला अगर देख रहा है तो उसको हंसी आनी चाहिए,
गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी, ये आपको बड़े सिखाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, हम जब यहाँ वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, आपको याद होगा, बिल्कुल। तो मैं तो ऐसे ही मेज़बान के तौर पे सूट वूट पहन के शुरू हुआ था, लेकिन फिर एक दिन जावेद भाई कहने लगे यार आज तुम बंगाली बन जाओ। मुझे याद है, अचानक। बिल्कुल याद है। और 2015 शुरू था। होने से 35 मिनट पहले मैं भागा हूँ और सूट वूट सब मैंने टांग दिया जाके, और मैंने वो धोती पहनी, बनियान पहनी। अच्छा, उस वक्त हमारे पास गेटअप आर्टिस्ट भी नहीं था, आपने गेटअप भी खुद ही किया था। तो वो मैं करके वहाँ से ऊपर से उतरा था, क्योंकि यहाँ शो शुरू हो चुका था। बिल्कुल। तो वहाँ से मैं उतरा था बंगाली। तो एक ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी इनायात है, इसमें क्या शुक्र करें यार, क्या अल्लाह ताला और का इतना प्रॉम्प्ट हुआ था वो, मतलब ओए। अचानक जावेद भाई हमारे ज़ाहिर मुल्क के एक लेजेंड है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन आमीन। तो उन्होंने उस वक्त फैसल भाई से कहा कि यार आपने ये करना है, और अरे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं लेकिन गेटअप आर्टिस्ट बुलवाने पड़ते। तो ये गए और फैसल भाई ने फ़ौरन गेटअप किया और आ गए, और फिर वो शो बड़ा हमारा ज़बरदस्त अच्छा, गया कोई था। स्क्रिप्ट नहीं था उसमें, कुछ स्क्रिप्ट नहीं था, कोई I स्क्रिप्ट नहीं था। वो हम और जावेद भाई को अल्लाह सलामत रखे, बहुत थैंक यू सो मच जावेद भाई। क्या उन्होंने बाकायदा मुझे इतना, मतलब ऐसे बॉलें दी थी और मैं शॉट खेल रहा था, मज़ा आ गया था। अच्छा, जावेद भाई के साथ ट्रांसमिशन करने में भी वो भी एक बड़ा हमारा यादगार टाइम था। जावेद भाई खुद भी बहुत अच्छी, वैसे तो क्रिकेटर हैं लेकिन वो खुद भी कॉमेडी बड़ा अच्छा बहुत, करते हैं, बहुत। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मेरे अच्छा है। साथ क्या किया था मैं आपको बताऊं, आप लोग इन्जॉय, आप लोगों ने देखा होगा शायद आपने, कि मैं उस ज़माने में एक आदत थी, तो मैं वो ज़ाहिर यहाँ पे वो आदत पूरी नहीं कर सकते थे। तो वो मैंने कहा भैया ब्रेक कब होगा, तो कहने के बस अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। तो 1-2 मिनट में ब्रेक पे चले गए। मैं बाहर चला गया, पीछे जावेद भाई, सोहेब अलवी साहब और जो सोशल मीडिया की टीम बैठी हुई थी, पूरा ट्रांसमिशन। तो वो, अब जब मैं वापस आया हूँ तो सारे कैमरामैन ऐसे ही एक्टिव यूँ खड़े हुए हैं, कैमरे को देख रहे हैं, और जावेद भाई सीरियसली बात कर। मैंने कहा ये ब्रेक ख़त्म हो गया, और ये मैंने कहा आज मुझे निकाल देंगे, ये ब्रेक कैसे ख़त्म हुआ। अब मैं यार तड़प रहा हूँ कि मुझे जाने दो। कैमरामैन कह रहे नहीं अभी नहीं, वो वहाँ रोक दिया मुझे। मेरी रोने वाली हालत हो गई, सलीम जावेद बैठे हुए थे, रोने वाली मेरी हालत हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं आज गया। और अचानक जावेद भाई की मुझ पर नज़र पड़ी, मामा खड़ा हुआ था, तो जो हंसे हैं सब, तो वो कहने लगे बहुत बड़े बंदे हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ, कर लिया हमने। तो ये सारा प्लान, कितना सीरियस मजाक किया, और विदिन अ मिनट उन्होंने ये प्लान किया था। विदिन अ मिनट प्लान किया था। सलीम जावेद साहब मुझे कहने लगे आज मोइन भाई की याद आ गई। वो ऐसी सीरियस मजाक करते थे। बिल्कुल, वो एक बड़ा टाइम था। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, 2015 का वर्ल्ड कप था और वो पूरी ट्रांसमिशन हमने की थी, तो वो क्रिकेट का बादशाह, और उसमें जावेद भाई हमारे साथ होते थे, जावेद मियादाद साहब। तो बड़ा वो अच्छा टाइम गुजरा था, और उसमें फैसल भाई ने हमें अलग अलग कैरेक्टर करके दिखाए थे, और बहुत आप यकीन माने कि जो फैसल भाई कैरेक्टर बनते थे तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे कि यार ये फैसल भाई हैं। हमें जहन में यही होता था कि ये वो कैरेक्टर है, फिर हमें थोड़ा अपने आप को झंझोड़ना पड़ता था कि हमारे बहुत सीनियर है, हम क्या वो कर रहे हैं। क्रिस गेल जब बन के आया तो उन्होंने नाम रखा था क्रिस सेल। हाँ, क्रिस गेल भी बने थे फैसल भाई। क्रिस सेल। और इस वक्त सहरी का दस्तरखान जो है इस वक्त लगा हुआ है, और ग्रीन मसाला चिकन, सही बोला मैंने, ग्रीन मसाला चिकन जो ज़ैनब ने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त था। फैसल भाई आप बताएं कैसा लगा आपको? ग्रीन मसाला चिकन वाकई इत्तेफाक से अच्छी, मतलब अच्छी बनाई आपने। अच्छी बनाई इत्तेफाक से। इत्तेफाक मतलब मुत्तफिक हो गया आप सबने। हाँ। बहुत अच्छा बनाया। तो आप तो बोल रहे थे वो मुझे बर्गर की चटनी लग रही है। आप कह रहे थे, माफ करना, आप कह रहे थे। फैसल भाई आप कह रहे थे बर्गर की चटनी लग रही है। नहीं, बहुत मजे का मसाला। एक तो मिर्चें जब कम होती है तो मुझे ज़ाती तौर पर मुझे खाना बहुत पसंद है। तो वैसे फैसल भाई आप करते हैं कुकिंग? नहीं, मैं वैसे पका लेता हूँ। हाँ, वैसे पका लेते हैं, खाना नहीं पकाते। हुसैन भाई आप बताएं। वाक़तन बहुत अच्छा बना था, और मैंने लाल मिर्चें भी खाई हैं इसके साथ, अच्छा। क्योंकि मिर्ची कम थी, उनका अपना फ्लेवर होता है। लेकिन टेस्ट बहुत बेहतरीन था वाह वाक़तन। जी जी। अतिया आप बताएं कैसा लगा आपको? बहुत ही मज़ेदार लगा, और मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। ग्रीन मतलब ये क्या, कौन सा ग्रीन मसाला था? चिकन, ये था योगर्ट था, योगर्ट पुदीना, धनिया, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के उसके अंदर इसको। वाह भाई, मज़ा आ गया। मैं अब जाके आपसे रेसिपी लेके ज़रूर। हाँ बनवाऊंगी। बिल्कुल, रेसिपी लीजिएगा। आप पकाती तो है नहीं किचन में, आप कह रही थी मैं कुकिंग ही नहीं करती हूँ, अभी आप बोल रही हैं मैं रेसिपी लाऊंगी, तो फिर क्या फ़ायदा? बनाएंगे ना, रेसिपी लेंगे तो फिर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अच्छा, फौरन जी, सपोर्ट जी, जी, एक दूसरे बिल्कुल, को। बिल्कुल। अभी मैंने इनसे पूछा, कह रही नहीं मैं तो कुकिंग करती नहीं हूँ। अच्छा, कुछ फैसल भाई से बात करते हैं। फैसल भाई शादी हो गई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप माशाल्लाह इतने यंग लगते हैं ना, तो बंदे को सोचना पड़ता है कि हुई है नहीं हुई है। तो फैसल भाई कितना अरसा हो गया माशाल्लाह शादी को? शादी को हो गया, एक अरसा हो गया। एक अरसा हो गया, इतना अरसा हो गया कि अब याद नहीं है। हाँ नहीं, एक अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम हो गया माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बेटी है, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। चले अब आते हैं ज़रा मुश्किल सवालों की जानिब।
तीनों बच्चों में सबसे फेवरेट कौन सा? यार फेवरेट देखें, हमेशा बेटियां रही हैं और फेवरेट से मुराद वो नहीं है, वो वाला फेवरेटिज्म नहीं, लेकिन हाँ बेटी जब आती है तो फिर वो अल्लाह की रहमत भी है बेशक, बेशक। और फरिश्ते मुबारकबाद भी देते हैं। ये एक बिल्कुल वाक़ईतन बात नहीं है, ये बात असल है। तो ये हम बेटों ने क्या ऐसी गलती की होती है कि जो वालिद की सारी सख्तियाँ होती हैं ये हमारे लिए ही होती, क्या क्या किया हमने ऐसा? मैं भी क्योंकि बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बात यह है कि मुआशरे को देखें, सख्ती मेरे ख्याल से बाप भी ज़्यादा नहीं करते, माँ ज़्यादा करती, क्योंकि हमारे अब्बू ने हर स्टाइल में पीटा है हमें, हर स्टाइल में। अब मैं स्टाइल भी नहीं मांगता, हर स्टाइल में पिटे हम। हमारे अब्बू का अल्लाह गनी का रहमत करे उनको, हमारे अब्बू की सिर्फ नज़र ही काफ़ी होती थी, उनका कहना तो बहुत बाद में, बहुत हमने तो सुना ही नहीं। अच्छा, अब्बू का हमारी नज़र भी होती थी लेकिन वो हाथों की वो भी दिखाते थे। तो वो तो आप छापे मारते हैं। प्रैक्टिस वहीं से है। तो बहरहाल माँ जो है ना, वालिदैन में माँ वो औलाद को बना के देती है मुआशरे को बेहतरीन फर्द सही बात। मुआशरे का। और क्योंकि माँ बेटी भी है तो जाहिर सी बात है, इसलिए बेटियों को फौकियत होती है। तो वैसे आप सख्त हैं अपने बेटों के साथ? बच्चे डरते हैं, आप बच्चे कहते हैं अब्बू तो हंसते रहते हैं, कौन डरे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, जो मैंने कभी इस तरह की सख्ती नहीं की जिससे बच्चे मतलब आते ही मेरे घर में खामोशी छा जाए और एकदम एक कोने में चला जाए दूसरा, ऐसा नहीं किया। हाँ, सख्ती होती थी, मैं करता था, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए। लेकिन लेकिन माशाल्लाह कोई यकीन नहीं मान सकता कि फैसल भाई के बच्चे बड़े होंगे। मैं इस वजह से बार मैं मेरे जहन में छोटे छोटे आ रहे हैं अल्लाह लेकिन अब ताला- बड़े हो गए माशाल्लाह। वो छोटा तो आपके सामने ही आया, हाँ, तो वही मैं सब- कह रहा हूँ, अब मुझे याद आ गया कि वो भी उस वक्त माशाल्लाह बड़ा हो गया था, अब तो और बड़ा हो गया होगा। जी जी, अब तो बैचलर्स में है, बीबी अरे कर रहा है। माशाल्लाह तो वो बच्चे मेरे बड़े बादब माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये बड़ी एक ब्लेसिंग होती है। बहरहाल ये तो हम आपस में मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आज के दौर में फर्मा बरदार बच्चे मिल जाएं। अति, आप मुझे बताएं बचपन में कितनी शरारती थी आप? नहीं, मैं शरारती नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल सीरियस रहती थी आप, बिल्कुल हर चीज़, कोई आपने शरारत नहीं की नहीं, बचपन मैं में? शरारती आप नहीं थी। साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? हाँ, साइंटिस्ट बन मैं जाती हैं। बिल्कुल अपने एक मतलब एक मेरी जगह थी, मैं उधर ही बैठती थी, उधर ही सोती थी, उधर ही और उधर ही खेलती थी। एक जगह मैंने अपनी बनाई भी थी, जब मैं खेलते तो नहीं है, एतकाफ में ऐसा होता है कि एक ही जगह होती है, वहाँ से नहीं वही निकलते। मेरे प्लेटफॉर्म में मेरी जगह पे कोई नहीं बैठ सकता, जो मेरी जगह है वो रहेगी, तो गुस्से और की उधर तेज थी उधर आप? नहीं बैठेगा कोई। और मैं अपनी एक छोटी सी डायरी ले लिया करती थी, बुक्स या कुछ भी, उसको लिखती रहती थी बैठी भी बस। बचपन में भी अपने कपड़े खुद ही सीते थे? हाँ, हाँ, मैंने बहुत गुड़ियों के कपड़े सिए हैं। और वहीं से शौक लगा। और वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये क्या देखें। करती थी, कोई भी नया थान रखा है ना, जैसे भाई ने लाके रमज़ान से पहले जैसे, तो मैं जाके थान काट के ना अपने गुड्डा गुड़िया के कपड़े सी लेती थी। इस बात पे मेरे भाई ने मुझे बहुत पीटा है। ये बात मैं आपको पिटी बहुत। मैं एक बात बताऊँ, डॉक्टर हमें, मैंने एक दोस्त है मेरे डॉक्टर, एक दिन मैंने फ़ोन कर लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करा था, कह रहे हो डॉक्टर के पास गए, मुझे हंसी आ गई, मैं कहा डॉक्टर के पास क्या करने गया है? कह तो रहे वो नहीं- जाते हैं वैसे? हाँ, खुद कभी भी डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता। हाँ, वो खुद बहुत जाते सारे हैं डॉक्टर। डॉक्टर। तो आप भी अपने कपड़े किसी मैं इतनी कॉन्शियस हूँ ड्रेसेस के मामले में, मैं अपनी मर्जी के ही पहनूंगी, खुद खड़े होके वो सारी चीज़ें करूँगी, ऐसा होना चाहिए, नहीं कलर होना सिलवाती चाहिए। किसी और से हैं? नहीं, मेरे अपने टेलर्स हैं, मतलब मेरे मास्टर खुद हैं। नहीं सीती अपने कपड़े? तो खुद तो ये कभी भी नहीं सीखते। देखिए, वही तो खुद मैं कह रहा हूँ, कोई भी नहीं सीख कोई भी सकता, काम लेकिन आदमी मेरे अपना- पास टाइम नहीं है कि मैं जाके वो सिलाई मशीन में बैठ जाऊँ, जो और भी चीज़ें करनी होती नहीं, सही बात है, इंसानी फितरत, हम मगर- भी हंसने के लिए अपने जोक्स नहीं सुनते दूसरों को। नहीं, मैं सी भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं। सी लेती हैं आप कपड़े? जी, तो खाना बिल्कुल। पकाना क्यों नहीं सीखा? बस उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, किचन से मैं घबरा क्या क्या बना लेती हैं आप? तो फिर ये भी क्यों सिर्फ- पकाएंगी, छोड़े ना बिल्ला भाई। सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती हूँ। मैं खूब बनाती हैं। अच्छा ज़ैनब, आप बताएं, आप कितनी शरारती थी बचपन में, कितनी करी आपने शरारतें? अच्छा, वैसे मज़े की बात बताऊं, इनके बच्चे भी बड़े। मैं यही ये कहने बता वाली सकता थी। था मैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहने मैंने कहा वाली थी बता आपको। दिया मैंने, मुझे बोले नहीं, नहीं, क्यों बिल्कुल बता दिया ऑन एयर? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बोलने वाली थी। हाँ, माशाल्लाह इनके भी बच्चे बड़े हैं। तो आपके वैसे कौन सा फेवरेट है बच्चा? तीनों ही फेवरेट हैं। नहीं, फिर भी एक का बता दें, अब इतनी वो ना बने, एक का तीनों बता ही दें। माँ के लिए तो तीनों बच्चे ही बराबर मैं होते कौन सा बोल रहा हूँ कि आप किसी एक को जाके अच्छा, मारेंगी, नहीं। लेकिन एक होता है जिससे ज़्यादा हाँ, लाड होता बीच है। वाले जो हैं मेरे साहबजादे, वो थोड़ा उनसे है मेरा। ज़्यादा है। हाँ, वो थोड़ा लगते भी हैं, टाइम भी थोड़ा सा देते हैं, बस तो उनसे। इस वजह से है। हाँ। और आप खुद बचपन में कैसी थी वैसे? देखिए, हमारे यहाँ ना लड़कियाँ बहुत कम थी, 2 या 3। जो ब्रदर्स थे ना, कजन्स, तो वो बहुत ज़्यादा थे। उनके साथ, लड़कों के साथ आप फिर सोच लें कैसे पली बड़ी होंगी, वही मस्ती मजाक खेल कूद, तो ज़्यादा
तो चुलबुलापन जिसे अमूमन कहते ना, हैं टॉम बॉय, एक जगह टॉम बॉय, टॉम बॉय सीरियसली। टॉम बॉय, हाँ Yes. टॉम बॉय कहते हैं कुछ कि वो जो ज्यादा लड़कों में और रहो। एक जगह टिक के नहीं बैठना, बस कोई बैठना। शरारत याद है हाँ। आपको अपनी बचपन की ऐसी? ऐसे तो नहीं, बस शरारतों में ही गुजरा, कोई एक स्पेसिफिक नहीं। एक नहीं थी, इतनी थी, इतनी थी कि नहीं? तोड़ना फोड़ना चीजें बस। ठीक है। फैसल भाई, आप कितने शरारती थे बचपन में, ये ज़रा आप बताएं देखने वालों को कि कितने शरारती थे? अच्छा, मैं शरारत का हिस्सा बन जाया करता था, मैंने कभी खुद से नहीं किया। जो कर रहा उसके साथ हाँ, मिल उसके जाओ। साथ मिल गया, प्लस फंसता भी मैं ही था। क्यों भाई? ये था मसला, मैं आज भी मैं ही फंसा हूँ। फंसता भी मैं ही था शरारतों में, मैं हिस्सा बन जाता था। कभी मेरे जहन में आइडियाज़ नहीं आए कि इसकी बेल बजा के भाग जाओ, इसकी कुंडी पे धागा खींच के यूं करो। सहूलतकार थे आप, खुद सहूलतकार आपकी जबान में हाँ। हमारी ज़बान में कहते हैं सहूलतकार। सहूलतकार। लड़कों में ही पली बड़ी हूँ वही। अच्छा, ये देखिए सेट पे बिल्कुल सब भूल गए ना, वो खवातीन आपस में लग गई, वो अपना बता रही हम ये करते थे, तो हम मैं वो करते थे। कंट्रोल से चुप बैठी होती हूँ, आपको कैसे बताऊँ। नहीं, आप बिल्कुल बोला करें, जितना आपने बोलना है बोला करें। तो फैसल भाई, कभी याद है किसी बात पे बड़ी ज़बरदस्त पिटाई लगी हो? अच्छा, क्योंकि हम तो लड़के, हम तो पिटे होंगे। पिटाई मेरी बहुत कम हुई है, वो भी अम्मी के हाथों हुई ज़्यादा। तो हुई है, लेकिन वो किस भी बात पे हुई थी, कुछ याद है? ज़्यादातर जो सख्ती होती थी मेरी, वो मगरिब के बाद घर में आने से होती थी। पहले हमारे यही मसाइल थे। वो हालांकि सामने ही खेल रहा होता था। अब मगरिब के टाइम मगरिब हो गई खेल रहा तो दरवाजे से बाहर क्यों हो, चाहे सामने ही क्यों ना खड़ा हो। अब नहीं है, अब तो मगरिब इशा। नहीं, लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह वो शाम सरे शाम ही घर आ जाते हैं। तो कभी भाभी का हाथ वाथ बटाते हैं आप काम वाम करने में, कभी हेल्प करते हैं? यार अब क्या काम करेंगे, मतलब नहीं, क्यों, उसमें कोई बुराई नहीं हमें है, तो कर घर में सकते हैं। हमें तो घर में भी काम नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, वैसे भी काम तो कर सकते हैं। कभी भाभी के साथ हाथ वाथ बंदा बटाता है? अब थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है। आपने भी बताया आप ऑमलेट बना लेते हैं। मैं सारे काम करता हूँ भाई, घर के सारे काम, चाहे वहाँ बैठे हुए कोई हंस भी रहा हो, मैं कर लेता हूँ। क्या हुआ इसमें फैसल भाई, क्या जब हुआ? आप आते ही, जब आप किचन में गए, जब शुरू हाँ, मैं कर चेक रहे कर थे, रहा था खाने को। मैं कहा आप घर में ही बना के आए होंगे। इंटरेस्ट तो लेते हैं। ये घरेलू आदमी है, शदीद शदीद घरेलू आदमी, बहुत शदीद घरेलू। शदीद जो है वो घरेलू आदमी है। और बात हो रही थी हुकूकुल अबाद के हवाले से, तो मोहसिन भाई ये बताएं कि हमारे यहाँ जैसे कि एक इशू बड़ा कॉमन रहता है कि मोहसिन भाई को छींकें लग गई हैं थोड़ी सी, वो सेट पे लग जाती हैं, अमूमन लाइव शो है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरों को ना लग जाए, लग मिर्ची कोई याद कर रहा होता है, क्या कहते हैं? हाँ, मैं कोई याद कर रहा होगा, वो हिचकी मिर्चें पे, बिल्कुल वो हिचकी पे। मुनासिब। हाँ, मुनासिब थी। मैंने कहा शायद मिर्चियों की वजह से लग गई। अब हमें भी तो कहीं ना कहीं डालना होता है ना। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज देखने लाइव देख। हाँ, लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल जी। फैसल भाई, वो अपना मोहसिन भाई, एक चीज़ होती है अमूमन, जैसे हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया है, गो के ये बात एक फ़नी एलिमेंट में भी चली जाती है, लेकिन हम इस वक्त फ़नी नहीं, इस वक्त हम सीरियस एक उस पर बात कर रहे हैं कि वालदा के हकूक़, वालदैन के हकूक़ जिसे हम बात करें, एक जगह आते हैं ज़ौजा के हकूक़। मर्द अमूमन कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि वो आया किसकी साइड ले, ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अच्छा, शरई हुक्म तो ये है कि माँ बाप अगर नाउज़ुबिल्लाह काफिर भी हैं तो उनके साथ ज़्यादती करना, उनके साथ बदतमीज़ी करना इस्लाम ने मना फरमाया। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर आपकी बीवी या किसी ज़ैद की बीवी वो हक़ पर है और ज़ैद की वालदा या वालिद जो हैं वो नाहक बात कर रहे हैं, उसमें भी उनके साथ वो बदतमीज़ी नहीं करेगा, बल्कि उनको जिसे कहते हैं समझाने वाले अंदाज में उनको बात की जाएगी, ना उनके साथ बदतमीज़ी की जाएगी, ना ज़ोरबसी। हाँ, ये बात हकीकत है कि उनके साथ ये ज़रूर बताया जाए कि आपने जो बयान कर रहे हैं वो गलत बयानी है, उनको दिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर माँ बाप उनके साथ कोई ज़्यादती करते हैं, बात करते हैं, तो ये नहीं कि पलट के आप भी उनके साथ इस तरह का फ़ेल अंजाम दें, बदतमीज़ी करें। और होता यही है कि माँ बाप समझते हैं कि हमारी औलाद नहीं समझते कि हमारे प्रोडक्ट है, तो अब इस वजह से वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हो ठीक होगा जी। तो इसी तरह औलाद को भी समझना चाहिए कि ठीक है कि वहाँ पर जहाँ पर हकूक़ ज़ौजैन की बात आती है वो बीवी के हक़ अदा भी करे और वो ठीक भी हो, लेकिन उस दौरान ऐसा ना हो कि वो वालिदैन जो अपने औलाद को अपना प्रोडक्ट समझ रहे हैं, अपनी चीज़ समझ रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दे। उनके साथ उनको बताए ज़रूर कि देखें आप ये नाजायज़ बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, ये जो बात हकीकत, लेकिन इस ऐसा ना हो कि उनकी दिलदारी हो जाए और वो ज़्यादा दुखी हो जाएं। शरीयत ने इस बात को मना फरमाया, भले वो गलत रास्ते पर या गलत बात कर रहे हो। फैसल भाई, ऐसी सिचुएशंस आजकल बड़ी कॉमन सी हो गई हैं और उसमें हम देखते हैं कि या तो बच्चा अलग हो जाता है, गो के अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है अगर वो अपने वालिदैन के हकूक़ पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्यों दिखते हैं फैसल भाई? वैसे यार देखें, मैं किसी आलिम दीन को सुन रहा था,
तो वो उनकी एक बात मुझे समझ में आ गई कि आप क्यों कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो बराबर लेके चल रहा हूँ। बराबर है ही नहीं तो बराबर कैसे चल रहे हैं। माँ एक अलग है, एक अलग हुकूक हैं, बीवी एक अलग हुकूक है, एक हक़ है, अलग ही है। बीवी माँ एक अलग हक़ है, तो बराबर तो चल ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें हुकूक का यूँ मामला है कि अगर आपकी बीवी, जो मैंने उलमा से सुना, ही मैं नहीं कह रहा, जो उलमा से सीखा है वो मैं बयान कर रहा हूँ कि अगर आपकी बीवी माँ की खिदमत नहीं करती है तो उस पर गुनाह नहीं है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कर दे तो बोनस है, अच्छा है, कर दे तो उसके लिए अच्छा है अच्छा। और उसकी बराबर। हाँ, करना आप ही को है। तो जहाँ पे ये मामला कि मेरे बाप को तुमने देखा नहीं, मेरे देखो अम्मी पानी पियाने की नहीं, ये आप खुद देखो ना यार। अगर लड़की कर रही है तो उसको सवाब Well and मिलेगा, good, well and good. लेकिन अगर वो नहीं कर रही तो ये गुनाह नहीं है, क्योंकि वो उसका फर्ज नहीं है। ये बात बिल्कुल इस पे ज़्यादा फितरे होते हैं घरों में ना। अमूमन इस चीज़ पे फैसल भाई कह रहे हैं कि ज़्यादा होते हैं और ये चीज़ें हैं। आप क्या कहना चाहें दीदी? देखें, मैं समझती हूँ और मैं मानती भी हूँ, उसका फ़र्ज़ है जब वो उस घर में आई है, जब जायदाद पे हक़ रखती है, चीज़ों पे हक़ रखती है, जेवर पे हक़ रखती है और उसके घर की उसके बेटे पे हक़ रखती है, तो फिर वो उसके माँ बाप पे क्यों नहीं उस तरह से हक़ रखती? उसकी ज़िम्मेदारी है। जब तक उसके जिस तरह वो अपने घर पे माँ बाप छोड़ के आई है, तो आने वाले घर में, जिस घर में आप आई हैं, तो उन्हें भी आप माँ बाप समझें, ताकि दूसरी आने वाली आपके घर में वो आपकी माँ को माँ समझे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी सोच आप बता रही हैं। आप ये सोच के करती हैं कि नहीं, ये तो मेरे ससुराल वाले हैं, इसलिए ये मेरे ससुर हैं और मैं इनकी खिदमत क्यों करूं? तो वहाँ आप अपनी माँ भी छोड़ के आई नहीं हैं। तो जैसा आप यहाँ पर करेंगी तो वहाँ आपकी माँ के साथ भी हो रहा है। और ये आप पे फ़र्ज़ है बड़ों की इज़्ज़त करना। जब आप किसी के बेटे के साथ निकाह करके आई हैं तो आप पे फ़र्ज़ भी और वाजिब भी है, आप उसकी खिदमत भी करें और उनकी दो बात गलत भी आप बर्दाश्त करें। और आप जब आप लोग ये कहते हैं ना कि उन पे फ़र्ज़ नहीं है, क्यों नहीं फ़र्ज़ है? तो इस्लाम कहता है, हम नहीं हर कहते, इस्लाम कह रहा है। बुजुर्ग बड़ा है, हमें सिखाया जाए कि हमें एहतराम करना चाहिए, हमें पहल करनी चाहिए, सलाम करना चाहिए बड़े को। तो अगर हम ये मैसेज देंगे तो वो आगे जाके ये सुनेगी कि यार ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं इनकी जायदाद पे हक़ रखती हूँ, इनके बेटे पे हक़ रखती हूँ, पले पलाए पे मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ जायदाद उसके नाम कर दी, अपनी पूरी लाइफ दे दी, और आके कल कहे वो कि आप पे फ़र्ज़ नहीं है। भाई मैं अपनी सास को तो फ़र्ज़ समझती हूँ, मैं उन्हें सलाम झुक के करूँ। ठीक है जी, इस टॉपिक को भी हम इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट इन्होंने जो दिया है बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन क्योंकि फैसल भाई ने जाना था और फैसल भाई हमारी दरख्वास्त पे, हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए थे। फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस नशिस्त में आए। कोई पैगाम देखने वालों को देना चाहेंगे? बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सबसे पहले होता है और मैं कभी भी अपने प्रोग्राम के एंडिंग में मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसल भाई, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारी ट्रांसमिशन में आए। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात हो रही थी कि अगर कोई लड़की है, उसकी शादी होती है, तो ये चीज़ उस पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो जो उसका शौहर है, खाविंद है, उसके माँ बाप की खिदमत करे। अगर करेगी तो ठीक है, उसके लिए सवाब है, लेकिन अगर नहीं करती तो वो चीज़ उस पर फ़र्ज़ नहीं है। हमारे साथ जो हमारी मेहमान है, उन्होंने कहा कि जब हर चीज़ में वो अपना हक़ समझती हैं तो इस चीज़ में क्यों नहीं। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि इस्लामी मामला है, इस पर हम मुफ्ती मोहसिन से उसको कंटिन्यू करते हैं। जी मोहसिन भाई, जो उन्होंने बात कही थी वो आपने भी सुनी थी, तो उसका क्या जवाब? देखिए, सबसे पहली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर को खुश रखे। अब इस हदीस से साबित हुआ, देखिए आपका जो शौहर है वो क्या इस बात से खुश होगा कि आप उसकी वालदा के साथ बदतमीज़ी करें, उसके वालिद की बात ना मानें? शौहर तो तभी खुश होगा ना जब माँ बाप की भी इज़्ज़त वैसी करे जैसे उसके अपने माँ बाप की करते हैं। तो अगर बीवी शौहर के माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम करती है, उसका शौहर होता है, तो इस ज़मन में अगर वो उनकी खुश रखती है कि मेरा शौहर खुश रहेगा, तो इस्लाम ने इसकी जो है पज़ीराई फरमाई। लेकिन इससे मुराद क्या है कि वो जो है, जो शौहर के फ़राइज़ हैं उनके माँ बाप के, क्या बीवी के भी वो फ़राइज़ हैं? तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी कि नहीं, वो जो हक़ है उस शौहर का ही है अपने माँ बाप के फ़राइज़ और उनकी खिदमत करना और तमाम वाजिबात। लेकिन जैसे बहन ने फरमाया ना कि भाई तो वो जो शौहर की जो मामलात थे, जायदाद फलां में, तो याद रखिएगा वो तमाम चीज़ें शौहर की बिना पर हैं, ना कि उसके माँ बाप की बिना पर। वरना फिर हर दामाद जो है उसको भी चाहिए, जैसे आप इस बीवी को कह रहे हैं
कि वो शौहर के माँ बाप के ख्याल रखे, वो बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए, फिर दामाद भी जाए जाके बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए, सब काम करें। हम फिर यहाँ क्यों एतराज़ करते थे? वो भी तो माँ बाप है। बात वही आ गई कि जिस तरह आपके सगे माँ बाप के फ़राइज़ आपके लिए हैं, इसी तरह बीवी के लिए भी हक़ ये है कि वो अपने माँ बाप का हक़ अदा करे, लेकिन शौहर के माँ बाप होने की वजह से उनका एहतराम करे। फ़र्ज़ उसी शौहर का है जिसके माँ बाप हैं। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, क्योंकि टाइम कम है लेकिन कुछ चीज़ें हम इसको सब डिस्कस करेंगे क्योंकि हुकूकुल बात पे बात हो रही है। मुलाजमीन के लिए क्या हकूक़ हैं कि जो आपके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका ड्राइवर हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, उसका क्या हक़ होता है? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके साथ सिला रहमी करो। सिला रहमी से क्या मुराद है कि काम का बोझ इतना ना डालो जो उनके ऊपर ज़्यादती हो जाए। आप उनको काम दें और जो उनका काम का हक़ है। जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, अब 8 घंटे में हम 12-13 घंटे जो एक्स्ट्रा उनसे लेते हैं और उजरत भी इन्हें ना दें, तो ये नाजायज़ अमल। और फिर 8 घंटे के अंदर इतना काम लिया जाए कि जितना वो बर्दाश्त कर सकें, पहली बात ये। दूसरी बात, हुजूर ने फरमाया मज़दूर के पसीने के खुश होने से पहले उनके पैसे दे दिए जाएँ। अब इससे मुराद ये कि जो भी आपके मुलाजिम हैं, चाहे आपके एम्प्लॉय घर के हों या फिर आपके दफातर के हों, तो उनके खाने पीने का, उनके यानी कि जो उनको जो आप सैलरी देते हैं, तो उनकी सैलरी वक्त पर अदा कर दी जाए ताकि उनका हक़ अदा हो जाए। अच्छा मोहसिन भाई, उधर ही एक चीज़ आती है कि कहा जाता है कि जो आपके मुलाजमीन हैं उनसे हुस्न सलूक से पेश आओ, ये भी कहा जाता है हुकूकुल इबाद में। लेकिन कई जगहों पे हमने ये देखा है जो मुलाजिम होते हैं वो हुस्न सलूक को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि अगर आपका मालिक आपको बहुत सारी चीज़ों पर इग्नोर कर रहा है या आपके साथ उस तरह बदतमीज़ी नहीं कर रहा, शाउट नहीं हो रहा, तो फिर वो एक आम जबान में कहते हैं सर चढ़ के बैठ जाना। ऐसी सूरत हाल में क्या करें? देखिए इस्लाम ने बड़े वाज़ेह तौर पे कुछ इशारात हमें बयान फरमाए। मिसाल के तौर पे बैसत मुसलमान हम सब एक हैं, कितना एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व आयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन याद रखिएगा जो आपका सर्वेंट है उसके जो काम है उस जिम्मेदारी को अदा करते हुए अगर वो कोई कोताही करता है तो आप उससे थोड़ी बुलंद आवाज़ से भी बात कर सकते हैं और उसे तंबी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि यार पता नहीं कोई गुनाह तो मैं नहीं कर बैठूंगा, नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको, हकीकी मालिक मेरा रब है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह ताला ने आपको मातहत फरमाया उस बंदे के, तो उसके हकूक़ में से कि अगर वो कोई कमी कोताही कर रहा है, आप उसको उजरत दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप उससे बात पूछ कर सकें, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। ठीक है, असातिज़ा पे हम आ जाते हैं। हमारे असातिज़ा ज़ाहिर वालिदैन की जगह हमारे बिल्कुल रुतबा रखते हैं। असातिज़ा के लिए क्या हकूक़? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 वालिदैन, एक वालिदैन तुम्हारे माँ बाप, दूसरे वालिदैन जो तुम्हारे सास ससुर हैं, और तीसरे तुम्हारे असातिज़ा। हुजूर की हदीस है कि जिस तरह वालिदैन के हक़ होते हैं इस तरह असातिज़ा के भी हक़ होते हैं कि उनके सामने भी नाफरमानी ना की जाए, उनसे बदकलामी ना की जाए या ऊंची आवाज़ में ना बात की जाए, क्योंकि याद रखिएगा बादब बानसीब होता है। इस तरह उस्ताद के सामने भी वैसी दामन तलम्मुस तय करना चाहिए जैसे हम माँ बाप के सामने करते हैं। मोहसिन भाई, यहीं पे दूसरा काउंटर ये होता है कि ठीक है, असातिज़ा का हक़, बिल्कुल असातिज़ा का हम पे हक़ भी होता है और वो हमारे लिए वालिदैन की जगह होता है। लेकिन कुछ जगहों पर हमें ऐसी वीडियोस मौसूल होती हैं कि असातिज़ा बच्चों को जो है वो बुरी तरह मार रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ऐसी सूरत में फिर असातिज़ा के साथ क्या किया जाए? ऐसे असातिज़ा के साथ क्या करें? देखिए पहली बात तो ये कि इस्लाम कप्तान इजाज़त नहीं देता कि किसी भी उस्ताद को कि वो बच्चों पर या बड़ों पर किसी भी तशद्दुद का निशाना बनाए। मारने का भी एक हुक्म वो किस ज़िम्मेदार में, इस ज़िम्मेदार में नहीं है कि नाज़बिल्लाह उसकी पीठ को लाल कर दिया जाए या हड्डियों में। देखें अगर कोई उस्ताद, इस्लाम तो करने जा देते कि अगर ऐसा अब फेल करता है तो बज़ाब्त उसको तंबी की जाए, बच्चा उसके साथ यानी कि ऐसा ना हो कि बदतमीज़ी करे, लेकिन उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वालिदैन को बताए या अपने बड़ों को बताए। और ऐसा उस्ताद मैं समझता हूँ कि वो उस्ताद कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि वो उस्ताद का मर्तबा ही नहीं जान पाया। बिल्कुल जी, सारी बात ये उस्ताद का जो मर्तबा होता है ना वो बहुत ऊंचा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हम वीडियोस देखते हैं तो वो फिर उनको इस चीज़ से ना जोड़ा जाए। यही सवाल इसी वजह से मैंने मुफ्ती साहब से कर लिया कि इस्लाम में कहीं ये इजाज़त नहीं कि आप बच्चों को मारें, पीटें, लहूलान कर दें, अपने पर्सनल काम कराएं, स्कूल की झाड़ू में लगवाएं, ये बिल्कुल नहीं है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अतिया से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अतिया, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न होता है ईद के फ़ौरन बाद, इस वक्त कम से कम सूट कितने का बन जाएगा शादी का दुल्हन का? कम से कम तो 5 लाख का भी बन जाएगा और कम से कम ज़्यादा है? से ज़्यादा ये कम से कम 5 है।
और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो 50,000 में भी बन जाएगा। 50,000 में बन जाएगा। अच्छा, मैं कुछ कहना चाह रही थी तो आप सुन लेते ना, अच्छा, आप तसल्ली चल- बख्शते। आप तो अगर कम से कम लोग 5 लाख में भी कहते हैं कि हमें कम है ये, जिनके और पास कुछ है। लोग, हाँ, और कुछ लोग 50,000 में भी कहते हैं कि बहुत बहुत अच्छा है और बहुत महंगा है। तो डिपेंड करता है कि उनकी नौयत क्या है और उनकी डिमांड क्या है। अच्छा, अब डिमांड लोग इतनी कर लेते हैं कि भाई मैंने वो उस हीरोइन को, उस एक्टर को, उस वो पहने हुए देखा है। पॉलिटिक्स की बेटी को ये कपड़े पहने देखा, ये रंग देखा, मुझे यही चाहिए। अब जब वो लेने जाती हैं, वो 50,000 उनकी जेब में होता है और 5 लाख की डिमांड करी होती है, हम कैसे बना के दें, आप बताएं। अच्छा, ये जो 5 लाख या 20 लाख या 15 लाख के जोड़े होते हैं, इनमें क्या खासियत क्या होती है? देखें, जल्दी जल्दी बताइएगा, टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है जी। एक तो वो हाथ से बने हुए होते हैं और उन्हें बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। उनकी जो मैन्युफैक्चर्ड जो काम हम करके देते हैं वो तो बहुत टाइम लगता है, उसमें मेहनत होती है, कारीगर होते हैं, फिर महीनों लग जाते हैं उसको बनाने में, एक जोड़े को तैयार होने। एक जोड़े को बनाने ठीक है में। जी, इस वजह से, क्योंकि ये सवाल इस वजह जहन में आया जी, हमने तो नहीं लेना कभी, लेकिन हम सुनते हैं जी 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो हम सोचते हैं यार इसमें ऐसा क्या है, इसमें तो गाड़ी आ जाएगी, कुछ लोगों का प्लॉट आ जाएगा। लेकिन जो इन्होंने बात बताई, ज़ाहिर है टाइम लगता होगा, तो अपने अपने शौक़ की बात है। बहरहाल जी, हमारा आज मौजू था हुकूकुल इबाद, जिसमें हमने तकरीबन तमाम लोगों के हुकूक पे बात की है। बेहतरीन इंसान वही है जो अपने रब की भी इबादत करे और साथ में हुकूकुल इबाद भी पूरे करे। तो कोशिश करें कि इस रमज़ान मुबारक के महीने से ही आदत डालें कि लोगों के जो हुकूक हैं वो पूरे करना शुरू करें, ताकि हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए आसानी पैदा हो। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।